नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आने वाले यूपी बोर्ड की तैयारी आपकी एकदम अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग पहले देखे होंगे, चैप्टर 1 हम लोगों ने पूरा थ्योरी विथ डेरिवेशन कंप्लीट किया। उसके बाद में ढेर सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की। उसके बाद चैप्टर 2 हमने पूरा क्लियर किया। एक दो डेरिवेशन आपके छोटे छोटे बच्चे, उनकी चर्चा बाद में करेंगे। आज हम चैप्टर 2 के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, यानी गॉस के प्रमेय से संबंधित और वैद्युत फ्लक्स से संबंधित इंपॉर्टेंट। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। रोज़ की तरह आप फिर से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि चाहे डेरिवेशन हो, चाहे थ्योरी हो और चाहे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हो, बिना कॉपी पेन के आनंद नहीं आएगा। क्लियर? सामने आप देख रहे होंगे पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, और ये आपका ऑप्शनल है। ठीक, ऑप्शनल भी क्वेश्चन ढेर सारे आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छे लेवल के। जैसे सबसे पहले आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। तो कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग, केवल ऑप्शन नहीं भागेंगे, केवल भागने से काम नहीं बनेगा। क्या लिखा हुआ है? वैद्युत फ्लक्स। तो आप जानते हो वैद्युत फ्लक्स ई से होता है। फार्मूला क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स बराबर ई ए कॉस थीटा। अगर पूरी डिटेल में थ्योरी नहीं पढ़ी तो जाकर आप वो जरूर विजिट कीजिए, देख लेना। आप न्यूमेरिकल आपको इतनी आसानी समझ में आएंगे, कुछ कहने को नहीं। क्लियर? सबसे पहले इसमें क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं, जैसे एक तो यही पूछ दिया गया मात्रक क्या है। तो देखो, मात्रक निकालना सीखो। यहाँ पर एक चीज़ समझो, थीटा तो एक तरह से कांस्टेंट होता है। अगर हमें फाई का मात्रक निकालना है, हमें किसका मात्रक निकालना है? फाई का। और जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे ही आप लोग लिखोगे अपनी कॉपी में। फाई का मात्रक निकालना है तो पहले निकालोगे ई का मात्रक, और फिर किसका मात्रक? ए का मात्रक। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अगर हमें वैद्युत फ्लक्स का मात्रक निकालना है, यानी फाई का मात्रक, तो पहले हम लोग ई का मात्रक निकालेंगे और फिर ए का मात्रक। तो अब यहाँ पर आप समझोगे फाई का मात्रक क्या हो जाएगा। ध्यान से समझना है एक चीज़ को। तो इसको ई को कहते हैं क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, और ए होता है आपका क्षेत्रफल, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो अब अगर कंबाइंड दोनों की बात करें तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यानी वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या निकल के आ गया? ध्यान से एक एक चीज़ को समझो। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या निकल के आ गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब आप एक चीज़ गौर करो कि क्या कहीं आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे में कहीं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम मात्रक मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये समझ जाओ आप कि वैद्युत फ्लक्स के दो मात्रक होते हैं। अब दूसरा वाला कैसे निकालोगे? ध्यान से समझो। दूसरा पॉइंट होता है, अगर हम यहाँ पर लिखें फाई का मात्रक, जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं फिजिक्स ऐसे ही पढ़ो। यकीन मानो, जिस प्रकार मैंने 97 स्कोर किया था, कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारे वो 2-3 नंबर कट गए, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके वो नंबर कटने नहीं देंगे। भागो मत, क्वेश्चन को देखकर भागोगे तो समस्याएं क्रिएट होगी। लगेगा आपकी की तैयारी अच्छी है, क्योंकि आप वही छोटे छोटे Q बराबर IT, Q बराबर NE, छोटे छोटे न्यूमेरिकल करते रहोगे, और आपका लेवल जो पढ़ाई का है वही कूप मंडूक बन जाएगा। कूप मंडूक मतलब समझते हो? कुएं का मेढक। यानी आपको लगेगा कि अब हमें न्यूमेरिकल आते हैं, थ्योरी डेरिवेशन सब कंप्लीट है, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तब आपको एक तरह से ऐसा महसूस होगा कि हमने पढ़ा क्या है और पेपर में आया क्या है ना? तो भागने का काम नहीं करना है। वैद्युत फ्लक्स का चाहते तो हम टिक लगा देते। इसका आंसर वैसे आपका तीसरा होगा, वोल्ट मीटर, है ना? टिक लगा के अगला क्वेश्चन अब तक 4-5 निपटा देते ताबड़तोड़, जैसे फास्ट न्यूज आती, 60 मिनट 60 खबरें। बेटा अगर ऐसे करोगे तो हो सकता है कि नंबर अच्छे आ भी जाएं, लेकिन आगे चल के इतनी परेशानी होने वाली। अभी आप देख रहे हो रेलवे रिफॉर्म्स के नाम से क्या ड्रामा मचा हुआ है। 63 लाख फॉर्म पड़ा है, 3-4 हज़ार वैकेंसी आई 5 वर्ष बाद। कंपटीशन भारत में इस लेवल का है बेटा, अगर मजबूत नहीं होगे, चाहे वो मैथ हो, चाहे फिजिक्स, चाहे इंग्लिश, अगर आप मजबूती से नहीं पढ़ोगे तो आने वाले समय में इतनी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, कुछ कहने के लिए नहीं। तो उन बातों का विशेष ख्याल रखो। अभी आप एक कदम अपने जीवन का कक्षा 10 का चढ़कर आए हो, अभी आप दूसरे कदम पर पैर रखने जा रहे हो आने वाली फरवरी में, है ना? अभी बहुत संघर्ष बाकी, अभी आपने कुछ भी सफ़र नहीं तय किया, अभी लाखों किलोमीटर तय करना है। ठीक, तो ध्यान से समझते हुए चलो। फाई का मात्रक, अब यहाँ पर हमें एक ई का मात्रक लिखना है, एक ए का मात्रक। हमने क्या लिखा? पहले आप ई का मात्रक लिखोगे और फिर ए का मात्रक, यही तो बताया। तो अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि ये कहानी बदल क्यों रही है। तो एक्स का मतलब मेन ये है, इसका मतलब क्या है मेन? क्योंकि आपका जो ये नीचे वाला है ई का मात्रक,
इसके डबल मात्रक होते हैं। एक तो होता है न्यूटन प्रति कूलाम और एक होता है वोल्ट प्रति मीटर। अब ध्यान से समझना। और ए होता है आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इस मीटर से इस मीटर का स्क्वायर वाला कट जाएगा तो ये बचेगा केवल वी एम। और वी एम का बेटा यहाँ पर मतलब क्या है? वोल्ट मीटर। क्या मतलब है? वोल्ट मीटर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो इस तरीके से आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। दोनों पॉइंट लिख लीजिए। ये भी दे सकता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम और ये भी दे सकता है वोल्ट मीटर। अब समस्या ये आ रही है क्योंकि ई के क्यों दो मात्रक क्यों हैं, तो उसको भी थोड़ा यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं, है ना। कुछ भी भागने वाला काम नहीं, कुछ भी ज़बरदस्ती वाला काम नहीं। ध्यान से समझो। आपने पहले चैप्टर में एक फार्मूला पढ़ा होगा, ई बराबर एफ अपान क्यू। तो इससे मात्रक निकला न्यूटन प्रति कूलाम। कौन सा मात्रक निकला? न्यूटन प्रति कूलाम। क्योंकि ऊपर आप देख रहे हो ये बल लिखा हुआ है, तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और नीचे क्यू लिखा हुआ है, इसका मात्रक होता है कूलाम। तो एक मात्रक निकला न्यूटन प्रति कूलाम जो हमने यहाँ पर रखा है वो इससे निकला। और एक फार्मूला आप अगले तीसरे चैप्टर में पढ़ोगे, ई बराबर होता है वी बाई डी, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर विभव बटे दूरी। तो अब ये वाला जब निकालो तो वी का मात्रक क्या होता है? आप सभी लोगों को पता है, वोल्ट। और नीचे डी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इस फार्मूले से दूसरा मात्रक बन के आया वोल्ट प्रति मीटर, जो हमने यहाँ पर लिखा है। और क्षेत्रफल का एक ही मात्रक होता है मीटर स्क्वायर MKS पद्धति में। अगर CGS पद्धति का है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इतना डीपली मत जाना कि कैसे कह दिया कि एक मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर भी तो होता है, तो वो CGS पद्धति में। क्लियर। तो यहाँ से मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर डबल मीटर थे, एक एक कट जाएगा तो क्या बचेगा? VM अर्थात वोल्ट मीटर। अब बोलो कहानी क्लियर हुई? तो भागने से कोई फायदा नहीं है, वही हमने सिखाया। वोल्ट मीटर की जगह बदल के दे देगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। होता क्या है हम सभी लोगों के साथ में कि हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन देते हैं, भाग खड़े होते हैं कि सी सही करो आगे। आपने सोचो ये पढ़ भी लिया और फिर से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, और आप पढ़ कर क्या गए हो? वोल्ट मीटर, और आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। आप आके बोलोगे या तो ऑप्शन गलत था या तो आउट ऑफ सिलेबस था। ना तो ऑप्शन बेटा गलत है, ना तो आउट ऑफ सिलेबस है, बस आप उन चीज़ों तक पहुंच नहीं पाए जहां तक पहुंचना चाहिए था। क्लियर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला प्रश्न करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे सिलेक्ट करके रखे हमने जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में एकदम बूस्टर का काम करेंगे। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी भड़बड़ाहट के साथ नहीं पढ़ना, बस इस चीज़ का विशेष ख्याल। आगे क्या लिखा हुआ है? एक समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल। गौर करो आप, क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल को ए से डिनोट करते हैं, यानी ये हो जाएगा 2.1 मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2.1 मीटर स्क्वायर। यह एक समान विद्युत क्षेत्र ई, एक समान विद्युत क्षेत्र ई का मान दिया गया है क्या? 4.2 गुणे 10 की घात 2 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, देखो यहाँ पर मात्रा क्या दिया? न्यूटन प्रति कूलाम। वोल्ट प्रति मीटर भी दे सकता है। में स्थित अगर पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। और यहाँ पर दो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। एक प्रश्न पूछा गया जब वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा के पृष्ठ के लंबवत है, एक में आपको कंडीशन क्या दी गई है? लंबवत है, और दूसरे में आपको कंडीशन दी गई है समांतर है। ठीक, यहाँ का ये जो आज इम्पोर्टेंट ये जो दूसरा क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लो। सोचो, मोस्ट तो वैसे भी सुपरलेटिव डिग्री होती है, उसको भी हमने 3 बार बोला मोस्ट। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक आपका गहराई में कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है जो कि बहुत ही आपको पढ़ना जरूरी है। ध्यान से समझो क्यों। जब भी देखो वैद्युत फ्लक्स का क्वेश्चन आए, एक एक चीज़ ध्यान से समझो। जब भी वैद्युत फ्लक्स का क्वेश्चन आए, इस बात को विशेष गहराई से समझ लो। कौन सा क्वेश्चन आए? वैद्युत फ्लक्स का। और या फिर आगे हम लोग जब मैग्नेट पढ़ेंगे जाके, यानी जिसको चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, वहाँ का। तो फ्लक्स में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो भी कोण दिया जाए, ध्यान से लिख लो, माइंड में चिपका लो। अभी आप क्या गलती करोगे एग्जाम में, अभी सब सामने आपको दिखाएंगे। पहले लिख लो आप, जो भी कोण दिया जाए, कोण दिया जाए उसे 90 डिग्री से घटा कर रखते हैं, 90 डिग्री से घटा कर रखते हैं। और ऐसा क्यों होता है अभी आपको समझाएंगे। कहने का मतलब, अगर आप यहाँ पर पहला पॉइंट को गौर करोगे तो पहला पॉइंट है आपका लंबवत। ठीक, लंबवत का मतलब क्या होता है? 90। लंबवत का मतलब क्या होता है? 90।
हमने क्या कहा, जो भी एंगल रखोगे यानी जो आप थीटा रखोगे, अब 90 से 90 घटाओगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, 0, अर्थात थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। कहने का मतलब जब उसने लंबवत कहा तब आपका थीटा निकल के आया 0, जबकि आप पढ़े होंगे कि 0 हम लोग बोलते हैं समांतर को। 0 किसको बोलते हैं, समांतर को। दूसरी बात समझो यहाँ पर, दूसरा ध्यान से देखोगे क्या, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है समांतर, क्या लिखा हुआ है, समांतर, तो समांतर का मान का मतलब क्या होता है, 0। अगर आप अब 90 से 0 घटाओगे तो ये निकल के क्या आ जाएगा, 90, यानी यहाँ थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा, 90। तो एक पॉइंट यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, हमने कहा वैद्युत फ्लक्स का कोई भी क्वेश्चन आए न्यूमेरिकल में, जो भी वो एंगल दे उसको आपको 90 डिग्री से घटा कर रखना है। किससे घटा कर रखना है, 90 डिग्री से। विशेष ख्याल रखो, लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री, 90 से घटाओगे 0 हो जाएगा, और समांतर का मतलब होता है 0, 90 से घटाओगे 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर तो ठीक है, यानी कुछ लोग ऐसे भी याद कर लेते हैं कि जब लंबवत कहे तब 0 रखो और जब समांतर कहे तब 90, यानी आप यहाँ पर एक ये भी लॉजिक बना सकते हो क्या, कि जब लंबवत कहे तो थीटा 0 रख दो, लंबवत कहे तो थीटा 0 रख दो, और समांतर कहे तो थीटा 90। कुछ लोग ऐसे अपोजिट याद कर लेते हैं, लेकिन ये याद करने से कहानी क्लियर नहीं होगी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप, अगर कह दे 30 डिग्री तो यहाँ पर ये लॉजिक आपका इंपॉर्टेंट है, जब 30 का है 90 से घटाओगे 60 आ जाएगा, और 60 का है 90 से घटाओ 30 आ जाएगा। तो हमेशा 90 से घटा कर रखेंगे। और क्यों, क्योंकि जो आपका थीटा होता है ये क्षेत्रफल सदिश, ध्यान से समझना, यह क्षेत्रफल सदिश और बल रेखाओं के बीच का कोण होता है, बीच का कोण होता है। बात पल्ले पड़ी, कहने का मतलब ये जो थीटा होता है आपका, ये क्षेत्रफल सदिश और बल रेखाओं के बीच का कोण होता है। इस वजह से हमेशा 90 डिग्री से घटा कर रखते हैं। क्षेत्रफल सदिश मतलब समझते हो, जैसे ये हथेली है, ये 90 डिग्री हो गया, तो क्षेत्रफल सदिश और बल रेखाओं के बीच का कोण कितना हो गया, 90। तो जब भी आप एंगल निकालोगे तो 90 से घटा कर रखोगे। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं, लिख लीजिए वीडियो को बीच में रोक कर, या फिर अगर कॉपी पेन नहीं लेके बैठे हो तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर। अब हम करते हैं प्रश्न, ध्यान से समझना, बाकी चीज़ें यहाँ से हटा देते हैं, ठीक। इतनी चीज़ें ये सारी आपने लिख ही लिया होगा और या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, समझो ध्यान से। क्वेश्चन क्या था आपका, ए का मान दिया, ई का, कह रहा है पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। अब देखो पहला प्रश्न लगाओ, पहला प्रश्न क्या दिया गया है आपको, लंबवत। बस यहाँ पर आपको एंगल मेन चीज़ है, निकालो। तो लंबवत का वैसे तो मतलब क्या होता है 90, लेकिन थीटा हमने क्या कहा, हमेशा 90 से घटा कर रखोगे तो 90 से 90 कट जाएगा, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 0। अच्छा, फार्मूला क्या होता है वैद्युत फ्लक्स का, तो जब भी आपको न्यूमेरिकल लगाना हो तो लिखोगे वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई इक्वल वेक्टर ई डॉट ए वेक्टर। क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनटू क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल, वैद्युत क्षेत्र कितना दिया गया है, 4.2 गुणा 10 की घात प्लस की 2 इंटू, अब देखो ध्यान से, इसको अगर हम थोड़ा और आगे अच्छा लिखना चाहें तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, क्योंकि थीटा होगा तभी तो आप थीटा रख पाओगे, यानी इसको बोलते हैं हम लोग अदिश गुणा। अगर इसी के बीच में जैसे ये डॉट लगा है तो इसको बोलते हैं अदिश गुणा, अगर यही ऐसे क्रॉस बना होता तो ये होता है सदिश गुणा। ये क्या होता है, सदिश गुणा, और ऐसे डॉट बना हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अदिश गुणा। इतनी बात समझ में आई। अदिश गुणा में ध्यान से समझो, अदिश गुणा में हमेशा कॉस थीटा आता है, सदिश गुणा में साइन थीटा। अगर यहाँ पर ई क्रॉस ए लिखा होता तो ई ए साइन थीटा करते। क्लियर। धीरे धीरे चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो फिलहाल में ये ई हो गया, ए का मान कितना दिया गया आपको, 2.1 इंटू कॉस। अब थीटा ध्यान से समझो, पहली कंडीशन हम सॉल्व कर रहे हैं तो लंबवत का मतलब होता तो 90 है, लेकिन 90 से 90 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर रखोगे cos 0। अब ये आ जाएगा फाई ई इक्वल, इसका गुणा करो, 21 का गुणा 2 में करोगे तो 21 दूनी 42 का 2 हासिल 4, 21 चौको 84 और 4 कितना हो जाएगा 88, और एक अंक पे दशमलव, ये एक अंक पे ये, तो दशमलव कितना लग जाएगा 2 अंक पे, और घातें कितनी है 10 की घात 2, और cos 0 का मान मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा 1 होता है। तो फाइनल आ जाएगा फाई ई बराबर 8.82
गुणा 10 की घात 2। अब इसके मात्रक फिर से वही अभी पहले मात्रक सीखा था, तो इसका मात्रक एक तो आपका वोल्ट मीटर होता है और अथवा लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। दो मात्रक हमेशा जब भी न्यूमेरिकल लगाओ दोनों मात्रक लिखो तो बार बार चीज़ें लिखोगे, प्रैक्टिस होगी। ठीक, अब करते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। ये तो हो गया आपका पहला। दूसरे क्वेश्चन में देख रहे होगे फार्मूला फिर से लग जाएगा फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। बस कंडीशन दूसरी यहाँ पर समझो। दूसरी कंडीशन में जैसे यहाँ लंबवत लिखा है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अब बार समांतर। समांतर का मतलब होता जीरो है, लेकिन थीटा बराबर हमने कहा था 90 से घटाओगे तो 90 से जब जीरो घटाओगे तो वो आपका फाइनल 90 ही आ जाएगा। तो इस बार थीटा की जब कितना रखोगे 90, तो ध्यान से समझना। तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल ई का मान कितना दिया गया है 4.2 गुणा 10 की घात 2 इंटू ए का मान कितना है 2.1 और इधर हो जाएगा cos 90। अब एक यहाँ पर स्मार्ट वर्क कर सकते हो। cos 90 का मान क्या होता है 0, और 0 में किसी भी संख्या का गुणा कराओगे तो फाइनली जो इसका फाई ई आने वाला है वो क्या होगा 0। तो ये बात, इसमें कॉन्सेप्ट कितना गहरा छिपा था। गलती आप क्या कर सकते थे कि जब भी आप देखते लंबवत तुरंत आप 90 रख देते, और जब देखते समांतर 0 रख देते, जबकि हो उल्टा रहा है। उल्टा का मतलब बस ये याद रखो कि जो भी एंगल हो वो हमेशा 90 से घटा कर रखेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ना, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपका दिमाग एकदम दिल को छू जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। अगला इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना आप एक एक चीज़ को। लिखा है एक समान विद्युत क्षेत्र सदिश। अब देखो ए का मान क्या दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 4k कैप। ठीक, ये वेक्टर मान लो। और इधर दिया गया है ए बराबर 8j कैप। कह रहा से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। इसमें भी आपसे फाई पूछा गया है, तो फाई ई बराबर हमने क्या बताया वेक्टर ई डॉट ए वेक्टर। इस पर भी चाहो तो आप वेक्टर ऐसे लगा सकते हो। ठीक, एक ये भी फार्मूला होता है आपका, इसी का तो बार बार यूज कर रहे हैं। अब ई ए कॉस थीटा। अब देखो यहाँ थीटा की तो चर्चा की नहीं गई है, तो जो वैल्यू आपको दी गई है वो रख दीजिए। ई का मान आपको दिया गया है क्या 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। क्लियर। और यहाँ पर डॉट लगा है, डॉट लगा दो। ए का मान कितना है 8j कैप। अब इस प्रश्न को आप ध्यान से समझो, जो लोग मैथमेटिक्स लिए हैं। आगे हम लोग सदिश बीजगणित वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे आगे क्लास 12 की मैथ में सेकंड पार्ट में है जो आपका, वहाँ ये चीज़ें ढेर सारी आपको देखने को मिलेंगी। फिलहाल पर यहाँ पर समझ लो कि हमेशा सेम शकल का गुणा करवाते हैं। जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर क्या है जे, और यहाँ पर जे वाला कौन सा पार्ट है, तो बस जे वाले का जे वाले में गुणा करा देंगे तो 3j और डॉट क्या हो जाएगा 8j। ठीक, इसका गुणा करा दो। 8 का गुणा 3 में कराओगे तो 8 3 कितना हो जाएगा 24, और जे डॉट जे का मान 1 होता है। तो फाइनल आंसर इसका कितना आ जाएगा 24। इसके मात्रक लिख दो क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या क्या मात्रक होते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम अथवा वोल्ट मीटर। बोलो कोई समस्या, एकदम समस्या नहीं होनी चाहिए। जब भी आई जे के रूप में क्वेश्चन आए तो आपको बस शकल मिलानी है। आपने देखा क्या यहाँ भी जे वाला लिखा है तो जे का जे वाले में गुणा करा दो। अगर यहाँ के होता तो इसमें गुणा कराते, अगर यहाँ आई होता तो इसमें गुणा कराते, और जे था तो इसमें गुणा कराया। बाकी 0 0 हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब जो चीज़ नहीं होती इसको हम 0i प्लस 8j प्लस 0 के मान सकते, तो 0 का गुणा 2 में कराते वो भी 0 हो जाता। अगले जो k के साथ 0 होगा उसका 4 के साथ गुणा कराते वो भी 0 हो जाता। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं करते आप, बस ये देखो शकल किसकी बैच करें, उन डिजिट का गुणा करा दो। क्लियर। इसको भी नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इसी टाइप का मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का आप प्रयास कीजिए। एकदम सरल क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है ई बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप में रखने पर पृष्ठ। अब देखो यस बराबर अगला क्या मान दिया गया है 10j। तो यस दे दे या फिर ए दे दे उससे कोई मतलब नहीं, आपको फार्मूला क्या लगाना है फाई ई बराबर, अब इस रूप में लिख लीजिए वेक्टर ई और वेक्टर एस। ठीक, उस रूप में था ए के रूप में तो उस रूप में लिख लो, इस रूप में है तो इस रूप में लिख लीजिए। अब तो आप समझ ही गए होंगे, कुछ लोगों का तो हो भी गया होगा। इसको क्या लिखोगे 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, और यहाँ पर डॉट लगा दोगे, और यस क्या है 10j कैप। हमने अभी आपको क्या सिखाया, सेम शकल वालों का मल्टीप्लाई करवा दो। अब देखो यहाँ पर 4j लिखा हुआ है, यहाँ पर 10j लिखा हुआ है, तो 4j और डॉट लगा दो और 10j। कुछ लोग डायरेक्ट कर दिए होंगे 40। अब एकदम डायरेक्ट ना करो, कुछ तो लिख के आओ 10 × 4 40, और यहाँ पर इसका मात्रक क्या हो जाएगा, बोलो खुद से बोला करो न्यूटन मीटर
स्क्वायर प्रति कूलाम या फिर वोल्ट मीटर। क्लियर? तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलो अब इस टाइप के कर लोगे, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, आपके एग्जाम में बन सकता है, कोई दो राहें नहीं है। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो। लिखा है किसी घन के केंद्र पर, अब देखो घन को समझो, घन कैसा होता है, अरे लूडो खेले हो, लूडो का जो पासा होता है वो घन के आकार का होता है, तो इस टाइप से हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं। ठीक, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एक घन। ठीक, कह रहा है घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलम आवेश, इसका जो केंद्र है वहाँ पर कितना है, 10 माइक्रोकूलम। अच्छा, जैसे ही माइक्रो टपक जाए आप समझ जाओ 10 की घात -6 का गुणा करा देंगे। कुछ वैल्यू आप लिख लीजिए, इधर बार बार मिलती रहती हैं। अगर कभी भी आपको सेंटीमीटर से मीटर में बदलना हो तो 10 की घात -2 का गुणा करते हैं। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर बदलना हो तो 10 की घात -4, ये एक बार और लिखवा चुके हैं हम, है ना। अगर मिलीमीटर से मीटर में बदलना हो तो 10 की घात -3 करते हैं। और अगर मिलीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में बदलना है तो 10 की घात -6 करते हैं। और कहीं आपको नैनोमीटर मिल जाए और उसको मीटर में बदलना हो तो 10 की घात -9 का गुणा करते हैं। और कहीं आपको एक एंगस्ट्राम मिल जाए और उसको हमें किस में बदलना हो, मीटर में, तो 10 की घात -10 मीटर करते हैं। और कहीं भी हमको पिको मिल जाए, पिको फैराड इस टाइप का मिलता है ना, चैप्टर 3 में हम लोग वैद्युत विभव धारिता हम सीखेंगे। तो पिको में ध्यान रखो 10 की घात -12 होती हैं, और इसमें जब इसको आप फैराड में बदलोगे। ठीक, और एक आपका यहीं पे माइक्रो छूट गया जो आया था, अगर कभी भी एक माइक्रो कूलाम मिल जाए तो उसमें 10 की घात -6 होती है। जब माइक्रो कूलाम मिलेगा तो कूलाम माइक्रोमीटर कहेगा तो मीटर, यानी जो यहाँ पर मात्रक होता है वही लास्ट में चिपका देते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हो कि कूलाम है तो कूलाम लिखा, यहाँ पर फैराड था, फैराड धारिता का मात्रक होता तो फैराड लिख दिया। यहाँ सभी जगह मीटर चल रहा तो आगे मीटर रहेगा। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अगर मात्रक नहीं बदलोगे तो आंसर गलत माना जाता है, ध्यान रखो न्यूमेरिकल में। तो सेंटीमीटर को मीटर में 10 की घात -2, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में 10 की घात -4, मिलीमीटर को मीटर में 10 की घात -3, मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में 10 की घात -6, और नैनोमीटर में 10 की घात -9, ऐसे याद रखो, नैनो। एंगस्ट्राम में 10 की घात -10, एंगस्ट्राम के ऊपर 0 होता है तो आप ध्यान रखो इसमें भी ऊपर 0 होता है, 0 मतलब 10, ऐसे लॉजिक बना लो, बहुत आसान हो जाएगा। पिको फैराड में 12, माइक्रो में 6 होती है और आगे फर्मी में 15 होती है, फिर तो आगे बढ़ता रहता है। इंपॉर्टेंट इतनी है। क्लियर? अब ये हो गया क्यू का मान। फिर आगे पढ़ो, का एक आवेश रखा घन के एक फलक से, बस इतने पर आपको गौर करना, घन के एक फलक से। देखो वैद्युत फ्लक्स आपने पढ़ा होगा गॉस के प्रमेय, फाई ई बराबर क्या होता है, Q/ε0। क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं गॉस की प्रमेय। इसको क्या कहते हैं हम लोग, गॉस की प्रमेय। इतनी बात समझ गए। अब देखो जो लूडो होता है उसमें फलक कितनी होती हैं, 6 फलक। कितनी होती हैं, 6 फलक। अब देखो होगा यार, कहने का मतलब जो आपका घन होता है, ये क्या है, घन। घन में 6 फलक होती है। अगर लूडो का पासा आप देखे होगे तो उसमें 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग लिखी होती है, तभी तो हम लोग जो एक आता है उसको पाव बोलते हैं हमारे यहाँ पे। फिर 2, 3, 4, 5 और लास्ट में 6, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फलक कितनी होती हैं, 6। और जब भी आपसे एक फलक के लिए आज क्वेश्चन पूछे, ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट बनता है। ज़्यादातर स्टूडेंट फाई ई बराबर Q/ε0 लगा कर आते हैं, ज़्यादातर मेजॉरिटी में, और सभी लोग गलत करके आते हैं। जब हमेशा ध्यान रखो, जब भी आपसे कहे एक फलक के कारण तो हमेशा फार्मूला लगाना है फाई ई बराबर Q/6ε0। ध्यान से समझो, एक फलक कह रहा है तो 1/6। अब देखो लॉजिक क्या होता है, कुछ लोग लॉजिक नहीं समझ पाते हैं और रटते हैं। हमने क्या कहा, फाई ई बराबर क्या होता है, Q/ε0। उसने एक फलक बोला है तो 1/6 कर दो। अगर वो 2 फलक बोले तो 2/6 कर दो। अगर वो 3 फलक बोले तो 3/6 कर दो। अगर वो 4 फलक बोले तो 4/6 कर दो। 5 फलक बोले तो 5/6, और जब 6 फलक कहता है तो 6/6, और ये 6 से 6 कट जाता है, यानी कुछ नहीं बचता है। इसी वजह से यहाँ कुछ नहीं होता है। यानी जब संपूर्ण फ्लक्स से कहता है तो उसका भाव ये है कि पूरी 6 फलकों का आपसे वैद्युत फ्लक्स पूछा जा रहा है, तो 6 फलक/6 फलक करोगे, ये 6 से 6 कट जाएगा। मेन इसका गहराई का कॉन्सेप्ट ये है। और यकीन मानो, अगर आप जिस स्कूल या ऑफलाइन कोचिंग में कहीं भी पढ़ रहे हो, क्या ये बात आपको बताई गई थी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। पूरा विश्वास है कि ज़्यादातर केसों में नहीं बताया जाता है।
आपको लिखवा दिया जाएगा जब घन से पूछे तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाएगा, Q/एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। 6 फलक का मतलब होता है ऊपर भी 6 नीचे भी 6। ठीक, ऐसे आप सरल सरल तो पढ़ लोगे, लेकिन जैसे ही ऐसे कंडीशनल क्वेश्चन आएगा कि 1 फलक से 2 फलक से 3 फलक से, फिर आपका फ्यूज उड़ जाएगा कि अब करें तो क्या। तो हमने क्या सिखाया, ध्यान से पढ़ो। जब वो 1 फलक से कहता है तो 1/6, जब 2 फलक से कहता है तो 2/6, जब 3 फलक से कह दे तो 3/6, इसी प्रकार 4, 5। और जब वो पूरे फ्लक्स से पूछता है, पूरे घन से जब पूछता है, तो मेन गहराई का कॉन्सेप्ट क्या है कि होता 6/6 है, लेकिन ये दोनों कट जाते तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला क्या यूज करते हैं, गॉस की प्रमेय फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन है। अब बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं, पूरी बात क्लियर हुई। तो अभी आपसे फिलहाल में 1 फलक से पूछे तो इसको सॉल्व करोगे। अब सॉल्व करने का तरीका समझो, फाई ई बराबर Q का मान जो भी दिया गया हो 10 × 10 की घात -6/6। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट की कहानी समझो। एप्सिलॉन नॉट का मान फिक्स होता है 8.85 × 10 की घात -12, और इसका जो मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू एकदम फिक्स होती है। जब भी आपको कहीं ये दिख जाए न्यूमेरिकल में, हमेशा यहाँ पर चिपका दो 10 की घात -12। ठीक, ये वाली चीज़ें आपने नोट कर ली होगी। नहीं नोट की तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बाद में नोट कर लेना, क्योंकि अभी फ़िलहाल में हम क्वेश्चन सॉल्व करने की वजह से इसको यहाँ से हटाने जा रहे हैं, क्योंकि हमको चाहिए अभी थोड़ा सा स्पेस। क्लियर। अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल, ध्यान से समझना, 2 अंक से दशमलव हटाओगे तो ऊपर डबल जीरो हो जाएंगे। कैलकुलेशन को ध्यान से समझो, जिन लोगों की कैलकुलेशन बहुत स्लो है, हम आपको इस ऐसे तरीके सिखाएंगे, बस आप देखते रहो, बूस्टर लग जाएगा कैलकुलेशन में। हमने क्या बताया, यहाँ से दशमलव हटाओगे ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ये डबल जीरो ये जीरो मिलाकर कितना हो जाएगा 1000, और ऊपर 10 की घात -6 बचा। नीचे समझो 6 × 885 लिखा था, और नीचे जो 10 की घात -12 है, इनको ऊपर ले जाओ प्लस की 12 हो जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं, समझते हुए चलो एकदम। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और देखें तो ये हो जाएगा क्या, फाई ई इक्वल, ऊपर हो गया 1000, और या फिर एक काम करो, अब क्या करो, इसको सॉल्व करने का प्रयास करो। अगर हम 5 से इसको काटें तो 5 एकम 5 कितना बचा, 3 38 हो गया, 5 7 35, और फिर 5 7 35। ऊपर काटोगे तो 5 दूनी 10 कितना आ जाएगा 200। 200 को 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 100, और इसको 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 3। यानी अब आपका ऊपर बचा 100 और घाते बची प्लस की 6, और नीचे आपका बचा 3 और 177। बोलो यहाँ तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होगी। अब हो जाएगा ये फाई ई इक्वल, ऊपर 100 है, 100 बना रहने दो, और नीचे आप 3 का गुणा 177 में कर दो, 7 का गुणा 3 में करोगे 21 का 1 हासिल दो, फिर 7 यहाँ 21 और 2 23 का 3 हासिल दो, और 3 एकम 3, और कितना हो जाएगा 2 हासिल का 5। अब देखो नीचे 531, ऊपर 100 है, और घाते कितनी है 10 की घात प्लस की 6। अब आपको एक काम क्या करना है कि यहाँ का 1 जीरो बढ़ा लीजिए, उधर 1 जीरो कम कर दीजिए। ये बात पल्ले पड़ी या नहीं। हमने क्या किया, 100 में भाग जाएगा नहीं, तो इसका 1 जीरो उधार ले लिया, घाते 6 थी 5 लिख दी। 531 का भाग 1000 में दोगे तो फाई ई बराबर ये कितनी बार जाएगा, एक बार 531। अब उधर कितना बचेगा 469, उधर कितना बचेगा 469। अब यहाँ पर अगर आप दशमलव लगा दोगे तो यहाँ बढ़ जाएगा 0, यानी ये हो गया 4690। अब 5 का भाग दोगे तो 5 9 45 होता है लगभग, तो ये लगभग 8 बार जाएगा। ठीक, तो 1.8 और इंटू 10⁵, तो वैद्युत फ्लक्स ये निकल के आ जाएगा। ठीक, और भी 1 अंक तक आगे कर लो, इसे दशमलव के बाद 1 अंक तक पर्याप्त है। और इसका मात्रक आप सभी लोग जानते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या फिर क्या होता है वोल्ट मीटर। बोलो यहाँ तक कोई समस्या, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था, बिल्कुल डिटेल से समझाया है। 1 फलक का मेन लॉजिक था, इस वजह से क्वेश्चन हमने इसको यहाँ पर सिलेक्ट किया। जब 1 फलक से पूछे तो 1/6, 2 फलक से पूछे तो 2/6, 3 फलक से पूछे, वैसे इतना डीपली क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन आपका जब संपूर्ण फलक से पूछता है, संपूर्ण घन से, तो Q/ε0 हम लोग ये डायरेक्ट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि 6/6 करोगे वो कट जाएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन ये ऑप्शनल है आपका, 6 नंबर दिख रहा होगा। अब देखो बड़ी आसानी से कर पाओगे। क्या लिखा हुआ है, एल भुजा के एक घन है, उसी टाइप से फिर से आप बना लीजिए एक घन। और कुछ लोगों का तो हो गया होगा, कॉन्सेप्ट मजबूत है तो आप बहुत बड़ी से बड़ी जंग जीत सकते हो।
समझो ध्यान से, ये आपका एक क्या हो गया घन, ये क्या हो गया घन। कह रहा है एल भुजा है तो इसकी एल भुजा है तो घन की सभी फलकें बराबर होती, चारों तरफ बराबर होता है, ये सब आप एल और एल लिख दीजिए। ठीक, कह रहा है केंद्र बिंदु पर आवेश प्लस क्यू रखा, इसके कहीं केंद्र बिंदु पर आवेश जो है वो क्या रखा हुआ है, प्लस क्यू। फिर क्या कह रहा है, घन के एक तल से, गौर करो क्या लिखा हुआ है, एक तल से, तो हमने कहा एक तल का है तो नीचे 6 ढूंढो, तो क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट, यानी वैसे गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। और जैसे उसने एक फलक बोला तो एक ऊपर और 6 नीचे, एक का गुणा क्यू में करोगे तो वो क्यू रहेगा, तो नीचे हो जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट, तो ऑप्शन बी इसका एकदम सही हो जाएगा। बोलो कठिन लगा क्या, एकदम आसान हो गया ना, इसको नोट कर लीजिए। अगला देखो प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। कह रहा है 4500 फ्लक्स रेखा है उस क्षेत्र से बाहर निकलती, कोई एक क्षेत्र होगा और जिससे फ्लक्स रेखा है फाई ई से लिखते हो तो ये कितनी है, 4500 बाहर निकल रही हैं। कह रहा है उसी क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है, कह रहा है जिस क्षेत्र से ये फ्लक्स रेखाएं बाहर निकल रही हैं उसके भीतर का आवेश कितना है। ठीक, तो फार्मूला क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब आपसे पूछा क्या गया कि आवेश कितना, तो जब आवेश क्यू बराबर निकालोगे तो ये हो जाएगा फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं, आई होप आपको आ गई होगी अच्छे से। फाई ई बराबर यानी कि इसमें भी हम लोग लगा देंगे गॉस की प्रमेय, क्योंकि आपने चैप्टर का नाम ही सुना होगा गॉस की प्रमेय, और उसी से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। क्लियर, तो अब हमें क्या निकालना है, क्यू बराबर, तो फाई ई का मान कितना दिया गया है आपको 4500, और अभी फिर वही आ गया ना, हमने कहा इसको रट लीजिए, निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं इसको, मान होता है 8.85 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। मात्रक याद होगा तो विमा निकालने में परेशानी नहीं होगी, जल्दी से इसको रख लीजिए, तो ये हो जाएगा 8.85 × 10⁻⁻12। अब देखो जिन लोगों को कैलकुलेशन की समस्या है क्या करोगे, आप 45 का गुणा पहले इसमें करोगे। ठीक, चाहो तो आप रफ में ऐसे कर लो, 885 × 45 करोगे, 5 पंचे 25 का 5 हासिल 2, 8 पंचे 40 और 2 42, 8 पंचे 40 और 4 44, फिर ये हो जाएगा 5 को 20 का 0 हासिल 2, 800 को 32 और 2 34, 800 को 32 और 3 कितना हो जाएगा 35, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 और 4 8, 5 और 4 9 और ये 3, तो यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 39,825। और देखो यहाँ पर कितने जीरो थे, 2 जीरो, क्योंकि अभी 45 का गुणा किया 45, और इधर कितने अंक पे दशमलव लगा, इसका भी विशेष ख्याल, दशमलव कितने अंक पे लगा है, तो ये 2 अंक पे लगा, तो यहाँ पर 2 अंक पे आप दशमलव चिपका दीजिए। घातें कितनी है, 10⁻⁻12। अब फिजिक्स का जब भी आंसर लिखो, हम पहले चैप्टर में एक बात बताए थे कि हमेशा एक अंक के बाद दशमलव लगाकर आंसर लिखने का तरीका है। तो अब क्या करोगे, इस दशमलव को इधर शिफ्ट कर लो, तो ये हो जाएगा Q बराबर 3.98 लगभग, और गुणे 10, अब दशमलव इधर लगा, कितने अंक अंदर ले आओ, 4 अंक, तो उधर से 4 कम कर दीजिए, और इसके आगे Q का मात्रा क्या होता है, कूलाम, तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलो कोई समस्या, फिर से समझ लो ये वाला लॉजिक क्या लगाया, हमेशा आंसर एक अंक के बाद दशमलव लगाकर लिखा जाता है। दशमलव आपका यहाँ पर था, इसको उठा के यहाँ ला रहे, तो कितने अंक अंदर ले आए, 4 अंक, जितने अंक अंदर लाओगे माइनस की घातें उतनी ही कम हो जाती हैं, अगर प्लस की घातें होती तो बढ़ जाती, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 3.98 × 10⁻⁻8 कूलम। क्लियर, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपने इसके पहले के थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर विजिट कीजिए। न्यूमेरिकल तो आपको पढ़ने ही, साथ में थ्योरी डेरिवेशन चैप्टर 2 के 1 या 2 टॉपिक आपके बच्चे हैं तो वो जल्द से जल्द हम कंप्लीट कराएंगे। आज पहले हमने सोचा कुछ बेसिक न्यूमेरिकल जो आपके बार बार एग्जाम में बनते हैं उनके करवाए जाएँ, और पहला लेक्चर जो जिसमें 13 से 14 लेक्चर कंप्लीट किए हैं, 10 लेक्चर में पूरी थ्योरी डिटेल में, भागेंगे नहीं हम। शुरू में ही आपसे एक वादा किया था हमने कि पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, कोई आपको पैकेज नहीं खरीदना है, कोई आपको एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करना है, कुछ भी आपको खरीदना नहीं, लेकिन बस आप विश्वास रखकर धैर्य बनाकर पढ़ो। इम्पोर्टेंट ढूंढने के चक्कर में आप हो सकता है नंबर अच्छे ले आओ, अगर किस्मत अच्छी है पेपर फंस गया, वरना ना तो आपको ज्ञान हो पाएगा और ना तो अच्छे नंबर आ पाएंगे। ठीक, तो अभी भागने की ज़रूरत नहीं, 7-8 महीने है, पर्याप्त टाइम है। अगर आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, मेहनत ही नहीं कर रहे हो तो फिर टाइम फिर कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। क्लियर, तो पहले के वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखिए। साथ ही साथ मैथ की प्रैक्टिस चल रही है जिसपे हम लोगों ने
संतत तथा असंतत किए थे, और बहुत ही जल्द हम लोग अवकलनीयता सीखेंगे, यानी अवकलनीयता कैसे चेक करते हैं, उसके बाद अवकलन की प्रैक्टिस, और डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स जो आपका छूटा हुआ है उसको भी बहुत जल्द हम कवर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आव्यूह सारणिक सरल चैप्टर है। ठीक, इस वजह से उसको थोड़ा सा इग्नोर किया हमने। आप सभी लोगों को पता जोड़ घटाव सबसे ज़्यादा रहता है उसमें। ठीक, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करेंगे। इन्वर्स की प्रैक्टिस करवा दी है, रिलेशन एंड फंक्शन की करवा दी है। चैनल पर जाके वो सारे वीडियो जरूर विजिट कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए अगर जानकारी अच्छी लगी, और जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए। आप लोगों की इस टाइम शेयरिंग बहुत कम हो रही है, ठीक है ना। ऐसे अगर आप करोगे, प्यार और सपोर्ट कम होगा, तो फिर हम उतनी एनर्जी से मेहनत नहीं कर पाएंगे जितना हम सोच रहे हैं। आप लाइक करते रहो, दोस्तों में शेयर करते रहो, प्यारे से कमेंट करते रहो, तो हमारे अंदर एनर्जी बढ़ती रहेगी, और हम आपके लिए इसी तरीके मेहनत करने के लिए सदैव तत्पर। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।